जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं रवि कुमार जोशी आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 025812 का डिटेल एनालिसिस। कौन सी सब्जेक्ट का? रीजनिंग का। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका लिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहां पर आपको क्या करना है, जो चीजें दी गई हैं और जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करो और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताना है। तो आपको जो संख्याएं दी गई है वो दी गई है 18, 3, 5, 6 और 4। उसके बाद आपको बोला है कि भाई साहब प्लस की जगह क्या लेना है, डिवाइड। तो डिवाइड लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस की जगह क्या लेना है, तो आपने कहा माइनस की जगह लेना है गुणा, तो अपन ने क्या ले लिया, गुणा। उसके बाद क्या है, गुणा। और गुणा की जगह आपको क्या लेना है, जोड़ यानी प्लस। उसके बाद आपको दिया गया है डिवाइड, और डिवाइड की जगह आपको क्या लेना है, माइनस। क्लियर है बात? जो बोलता है वो काम किया। उसके बाद सबसे पहले अपन ने डिवाइड सोल्व किया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आया 6 × 5 प्लस का 6 और माइनस का 4। अब इनको गुणा किया तो 30, प्लस 6 किया और -4 किया तो मेरे को क्या मिला, 32, जबकि आपका आंसर नंबर सी है। ये था आपका पहला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन से। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोला है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यानी जो रिलेशन मंदिर और चर्च के बीच है, वही रिलेशन आपको इन चार ऑप्शन में से कौन से में दिखाई दे रहा है। तो देखो, अगर बात करें मंदिर और चर्च की, तो दोनों ही एक कह सकते हैं वो स्थान जहां पर लोग अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए जाते हैं। तो अगर बात करें होटल और कार्यालय की, तो कार्यालय में तो लोग जाते हैं काम करने के लिए, जबकि होटल एक स्टे के लिए जाते होंगे, या फिर मीटिंग के लिए भी जाते हैं, लेकिन होटल बेसिकली एक स्टे के लिए जाते हैं लोग। ठीक है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय और छात्र, तो विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, ऐसा कोई इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं है जो मंदिर और चर्च में हूँ। अगर महाविद्यालय और नाटक घर की बात की जाए, जैसे सिनेमा घर हो गया और हो गया, जहाँ पे आपके नाटकों की प्रस्तुति की जाती है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों में एक ही काम हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो चीज अपन को देखनी है, ऐसी चीज जहाँ पे दोनों में एक ही काम हो। तो देखो, ये जो चीज है जहाँ पे दोनों में ही पढ़ाई होती है, ठीक है, दोनों ही पढ़ाई से रिलेटेड वाली चीजें हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड उस बच्चे के लिए इजी है जिसको इन चीजों के बारे में थोड़ा नॉलेज है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत है। तो देखो बेटा, मैं आज आपको क्लियर करता हूं कि अगर बात करें डेसी, मिली, सेंटी की, पहले मैं बात कर रहा हूं डेसी की, और उसके बाद बात करूंगा किसकी, सेंटी की, और उसके बाद बात करूंगा मिली की। तो देखो बेटा, डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻², और मिली का मतलब 10⁻⁻3, और सेंटी का मतलब होता है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, और डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1। क्लियर है बात? तब इनका अगर देखा जाए तो इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा ये। माइनस की पावर जितनी छोटी होगी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो प्लस वाली है, वो बाद में आएगी। तो सबसे पहले जो आपका आंसर में आएगा वो 10⁻³ आएगा, और 10⁻³ आपको ये वाली चीज दे रही है, तो 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा 10⁻², यानी क्या आएगा, सेंटी, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? उसके बाद आएगा आपका क्या, डेसी, ठीक है, जो कि 10⁻⁻1 देता है, जो कि कितना आ जाएगा, 1। तो 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। ऐसा क्रम आपको केवल इसमें दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। आपका आंसर तो यही हो जाना है, लेकिन आगे की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। किलो में जो है वो होता है 10⁻3, और अगर बात करें हेक्टो में, तो हेक्टो में होता है 10⁻2, और ये आपका डेका जो है उसमें होता है 10⁻1।
तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन और उसके अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 4 की ओर, जहाँ पे एक आसान प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है और आपको पूछा है कि बताओ बेटा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो अगर इसका मिरर इमेज देखा जाएगा तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि ये चीज जो है वो इस साइड दिखाई देगी, तो कि ना इसमें दिखाई दे रही है ना इसमें दिखाई दे रही है, इसमें जरूर दिखाई दे रही है। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो इस चीज का है। अब आपको पता है कि मिरर इमेज में कभी भी चीजें घटती बढ़ती नहीं है, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ही दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ये था एक आसान प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। कहने का मतलब है इन चार में से कुछ तीन में जो है वो समानताएं हैं और एक आपका अलग है, वो आपको बताना है। संख्याओं को अगर गौर से देखूं तो एक आसपास की संख्याएं दिखाई दे रही है, तो मैं पहला काम कर लेता हूं कि इनका डिफरेंस देख लेता हूं। डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 13 का, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 3 का, और यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है कितने का? 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस मिल रहा है कितने का? 3 का। अगर मैं कहूं कि अगर डिफरेंस सेम आता तो आपके साथ समस्या नहीं होती, लेकिन इस बार सब में डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन एक सिमिलरिटी फिर भी इनमें छुपी हुई है। वो क्या है कि जैसे तीन डिफरेंस आप देख रहे हो, 3, 3 और 13 का, तो ये क्या है? ये तीनों एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर हों, यानी जिस संख्या के कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर हों वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये तीनों वैसी है। इसके दो फैक्टर कौन से हो गए? 1 और 3। इसी तरीके से 13 के भी दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 3। यानी यही दो संख्याएं होंगी जो इनमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। ये था आपका एक क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, जहां पर आपको मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया है और एक देखा जाए कि 6 4 से 100 आना, 7 5 से 144 आना उस बच्चे के लिए आसान है जिस बच्चे को स्क्वायर और क्यूब के बारे में पता है। वो आराम से ये कहेगा कि सर बहुत इजी था ये प्रश्न, कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये संख्या मिल जाती है। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7 और 5 कितना होता है? 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे को 144 मिल जाएगा। अब 169 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलते हो 13 का स्क्वायर होता है। और ये 13 कैसे आता है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की जगह कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर हुई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है एक वेन आरेख से, जहां पर आपको रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या? बहन, माता और पुरुष। बहन, माता और पुरुष। बहन माता में कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन पुरुष को अपने आप में अलग इन दोनों से होना पड़ेगा। यानी एक चीज इन दोनों से अलग दिखाई देगी। यहाँ पर वो चीज हमको नहीं दिख रही है, ना ही यहाँ पर दिख रही है, ना ही यहाँ पर दिख रही है। ऑप्शन इतने इजी सेट किए कि आप देखते ही आंसर डी कर सकते थे। अगर मैं इसको पुरुष मान लूं और आप इनमें से किसी एक को क्या मान लो? माँ, और एक को क्या मान लो? बहन। आपको पता है कि जो कुछ बहनें हैं वो कुछ माँ भी होती है। क्लियर है बात? और कुछ माँ जो होती है वो सिंगल होती है, वो किसी की बहन नहीं होती। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ O is equal to 20, LIT equal to 46, how will PIG be coded using the same code language? कहने का मतलब है कि जो रिश्ता O का 20 के साथ और LIT का 46 के साथ है, वैसा ही रिश्ता PIG का किसके साथ है? तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है। O का क्रमांक अगर देखें तो 15 होता है, और 15 में अगर 5 ऐड करूं तो मुझे 20 प्राप्त होता है। ठीक है। अगर बात करें LIT की, तो L का क्रमांक अगर लिखना चाहूं तो मुझे 12 मिलता है। I का क्रमांक लिखूंगा तो मुझे 9 मिलता है। और T का क्रमांक लिखूंगा तो मुझे क्या मिलता है? 20 मिलता है। अब इन सबको ऐड करना चाहूं तो 20 और 12 32, और 32 और 9 41। मुझे 41 प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 46। तो 41 से 46 पे जाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? फिर से एक 5 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप प्लेस वैल्यू लिखो, उनको ऐड करो।
और प्लेस वैल्यू को एडिशन के बाद 5 और ऐड करना ना भूलें, जैसा कि इन दोनों जगह पे किया गया है। तो अपन एक ही काम करेंगे, सबसे पहले PIG का अपन प्लेस वैल्यू लिखना चाहेंगे। और प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो आप कहोगे सर प्लेस वैल्यू लिखना इजी है, कैसे? क्योंकि हमको याद है। चलो P की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 16, I की बात करें तो 9 और G की बात करें तो 7। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाए तो ये हो गया आपका 25, और 25 प्लस 7 कितना हो गया 32। लेकिन 32 में अभी अपन को एक चीज और जोड़नी है, वो कितनी है 5। तो 32 में 5 ऐड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 37। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे, सॉरी 9 की ओर। तो आपको यहाँ पे एक सिंगल डाइस दिखाई दे रहा है और आपको एक अपोजिट लेटर पूछा है, यानी अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा ये आपसे पूछा है। लेटर नहीं, अपोजिट सरफेस पे कौन सा डॉट आएगा, कितनी डॉट आएगी ये आपसे पूछा है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी आपको केवल सिंगल डाइस दिखाई दे तो आपको दो चीजें देखनी है कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण। मानक पासा है या साधारण। मानक मतलब स्टैंडर्ड डाइस और साधारण मतलब ऑर्डिनरी डाइस या सिंपल डाइस कहते हैं इसे इंग्लिश में। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि जैसे आपके पास किसी पासे में 3 सतह दिखाई देती है, इन सतह में से किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का योग क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये कहूं कि 3, 2 और 5 क्या एक मानक पासा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। कहीं पे भी 5 और 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 और 2 को जोड़ते ही 7 आ गया, तो ये मानक पासा नहीं है। बेसिकली ये मानक पासा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही मैंने 5 और 2 को ऐड किया तो क्या मिल गया मेरे को? 7 मिल गया। ये 7 नहीं मिलना चाहिए था। तो सर मानक पासा कैसा होता है? तो बेटा मानक पासा कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी दो नंबर को जोड़ोगे तो आपको 7 प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा पासा जिसमें 7 प्राप्त नहीं होता है, पास वाली सतहों को जोड़ने पर क्या कहलाता है? मानक पासा। और मानक पासा की एक विशेष बात जो होती है वो होती है कि मानक पासा में दो अपोजिट सतह यानी दो विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा कितना होता है? 7। एडजेसेंट का 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7। ठीक है, ये तो था मानक पासा। और साधारण पासा, इसके अलावा जितने भी पासे हैं वो क्या होंगे? साधारण। और साधारण पासे में अपोजिट सतह कभी भी ज्ञात नहीं की जा सकती, तो इनका आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन। इस पासे में चार ऑप्शन को देखें तो कहीं कैन नॉट डिटरमाइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पासा 100% मानक हो गया। चेक करना होगा आपको कि यहाँ पर 5 और 4, 7 नहीं आ रहा। 7 नहीं आना चाहिए, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6, तो कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब दिया गया पासा कौन सा है? तो आप बोलोगे सर मानक पासा है। और मानक पासा की जब पहचान हो गई तो अपन कह सकते हैं कि विपरीत सतह पे अंकों का योग कितना होगा? 7 होगा। आपको किसके पीछे पूछा है? एक के ऊपर पूछ लो या पीछे, बात एक ही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। आपको पूछा है कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो कौन सी आकृति से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रश्न में एक बात और बोलिए कि आकृति को घुमाना नहीं है, यानी रोटेशन नहीं होना चाहिए। इसी डायरेक्शन में आपको ये चीज दिखनी चाहिए। तो बेटा देखो इसमें वो चीज नहीं दिखाई देगी आपको, ना ही इसमें दिखाई देगी। केवल एक यही ऑप्शन है जिसमें आपको ये चीज दिखाई देगी, यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा सी, क्योंकि डी में भी आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म में चीज दी गई है, जहां पर आपको पूछा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो बेटा देखो सीधी सिंपल सी बात है, जब भी किसी मैट्रिक्स में आपको बताना हो कि कितने वर्ग हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि कितने कॉलम है और कितनी रो है। रो कॉलम को आप जैसे इसको मैं, हो सकता है कि आप इसको रो बोल दो, इनको कॉलम बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इतना जरूर कह सकते हो सर ये मैट्रिक्स 2 गुना 2 की, ये मैट्रिक्स कितने की है? 2 गुना 2 की। 2 गुना 2 की अगर मैट्रिक्स है तो आपको क्या करना है? इसके आगे 2 को 2 से गुना कर दिया 4, यहाँ से भी एक कम करते हुए चलना है, यहाँ से भी एक कम करते हुए चलना है, और इनको भी गुणा करके इनको ऐड करना है। ये काम तब तक करना है जब तक कि एक साइड आपका एक ना आ जाए। क्लियर है बात?
तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस मैट्रिक्स में, जो कि मुझे दिखाई दे रही है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, 4 गुणा 3 बोल दो या 3 गुणा 4 बोल दो, रो इंटू कॉलम बोला जाता है। क्लियर है बात? तो आप कह सकते हो 3 गुणा 4 की। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर ये मैट्रिक्स 3 गुणा 4 की है तो यहाँ से कितने आपके वर्ग बनेंगे, तो आपने कहा यहाँ से 12 आ गए, फिर इधर भी एक कम किया तो 2, इधर से एक कम किया तो 3, तो यहाँ आ गए कितने 6, फिर यहाँ से एक कम किया 1, यहाँ से एक कम किया 2, तो कितना आ गया 2। क्लियर है बात? अब एक बार एक जहां पे आ जाए वहीं स्टॉप कर देना और इनको ऐड कर लेना है, और यहाँ से एडिशन करने पर कितना आएगा 20। यानी इस मैट्रिक्स के ये जो वर्ग है वो कितने हैं 20। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। 20 के बाद अगर बात करें तो एक मैट्रिक्स आपको ये भी पूरी पूरी दिखाई दे रही है, जो कि 2 गुणा 2 की दिखाई दे रही है। और 2 गुणा 2 में अभी आपने चेक किया कितने आते हैं 5, तो इस 20 में 5 ऐड और हो गए। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक ये भी रह गया आपका, यानी एक ही आएगा। अब बेटा बोलेगा कि यार सर 26 हो गए, सही हो गया, ऑप्शन में भी 26 दिखाई दे रहे हैं, आंसर करके चला गया। याद रखना, आपने इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ज्ञात किया, आपने इस मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ज्ञात किया, और इसका इंडिविजुअल ज्ञात किया। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जो दो चीजों को मिलाकर बन सकते हैं। जैसे देखो बेटा ये वाला जिसमें आपको ऊपर वाली मैट्रिक्स का भी यूज हुआ है और नीचे वाली मैट्रिक्स का भी यूज हुआ है। वर्ग का मतलब होगा रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। वर्ग का मतलब क्या होगा? रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक और ऐड होगा और आपका आंसर 26 ना आकर कितना आएगा? 27 आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका कि TALP का एक रिश्ता है किसके साथ? यू के UX QO का, वैसा ही रिश्ता DUXR का क्या होगा? कहने का मतलब ये जो आपका जो चैप्टर है वो है सादृश्यता, अल्फाबेट, एनालॉजी। अब इसमें क्या करना होता है आपको अच्छे से पता होगा कि जो भी चीजें दी हैं उनके क्रमांक लिख लो। तो आपने टी का क्रमांक लिखा 20, ए का लिखा 1, एल का लिखा 12 और पी का लिखा 16। अब इनका लिख लो क्रमांक। तो आपने कहा सर यू का होता है 21, एक्स का होता है 24 और क्यू का होता है 17 और ओ का होता है 15। ये लिखने के बाद आपको बस ये देखना है कितनी चीजें प्लस माइनस या कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको +1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर एक गया, एक जाने के बाद पीछे से 26 जाएगा, 25 जाएगा, यानी -3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे सर +5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको -1 दिखाई दे रहा है। यानी जो प्रश्न दिया गया है आपको उसके अंदर करना है +1 -3 +5 -1। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर डी का क्रमांक की बात करें तो 4 होता है और उसमें एक ऐड करेंगे तो आपको ई प्राप्त हो जाता है। यू का क्रमांक 21 होता है और 21 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 18 प्राप्त होगा, और 18 पे क्या आता है? आर आता है। ई आर को देखते हुए मेरा ऑप्शन गया, ऑप्शन गया, ऑप्शन गया, एक ही रह गया, आंसर तो मेरा आ चुका है। इसके आगे मुझे सोल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मेरे अपने बच्चे हो तो मैं आपको पूरा सोल्व करके बताता हूँ। तो सीधी सिंपल सी बात है, x की बात करें तो x का क्रमांक होता है 24, और 24 में जब 5 ऐड करोगे तो आपको 29 प्राप्त होता, और 29 का मतलब होता है 26 तक z खत्म हो गया और वापस से कौन आ गया? c आ गया, यानी 3 आ गया। ठीक है, जैसे 26 से ऊपर जाए 26 माइनस कर लो और जो क्रमांक बच जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले की बात करें तो -1 आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे r में से -1 करना है तो 17 आएगा, और 17 पे क्या आता है? क्यों आता है। तो आप देख लो आपका आंसर आ गया ERCQ। ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से संगत है जबकि एक शब्द असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। यानी 3 में कुछ समानताएं हैं, आपको एक ओड वन आउट निकालना है, यानी आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो देखो बेटा, माइक्रोस्कोप जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखने के लिए यूज होता है। बंदूक सब जानते ही हो किस लिए यूज होता है। कुल्हाड़ी का भी आपको अच्छे से ज्ञान है कि क्या होता है। और आवाज बढ़ाना यानी एम्पलीफाई, आपने गाना सुना होगा एम्पलीफाई, हनी सिंह वाला, बड़ा ही फेमस हुआ था। ठीक है, तो देखो अगर बात करें तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि इनमें एक सिमिलरिटी बन सकती है। वो सिमिलरिटी हो सकती है एक हार्डवेयर की, कि ये तीनों ही चीजें हार्डवेयर में है।
जबकि आवाज बढ़ाना, जो एम्पलीफाई करना है चीज को, देखो वॉल्यूम इंक्रीज करना, वो इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा है जिससे किया जाता है। एम्पलीफायर नहीं बोला इसने, एम्पलीफायर नहीं बोला इसने, बोला एम्पलीफाई, यानी जो चीज बड़ी है, आवाज बड़ी है, तो वो एक हार्डवेयर नहीं है आपका। क्लियर है बात? तो ये तीन चीजें हार्डवेयर से रिलेटेड है। इस चीज को देखते हुए तीन में सिमिलरिटी बनी, क्योंकि और कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं जिससे आप इन तीनों चारों में कुछ चीजें अलग निकाल पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आपको एक कह सकते हैं एक छोटा सा गणित बोल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वो क्या था कि एक सेल में साड़ियों की कीमत 700 रुपये प्रति साड़ी है, और सैंडल की कीमत क्या है, 500 रुपये प्रति सैंडल है। एक महिला इन दोनों वस्तुओं में से 3800 रुपये खर्च करके आ जाती है, यानी टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने, 3800। तो आपको बताना है कि ज्ञात करें उसने कितनी साड़ियां खरीदी। तो एक बात तो ये कि आपको ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे इजी जो काम है वो आप जाओ ऑप्शन से। कैसे, समझना बात को। अगर वो 4 साड़ियां खरीद के लाती तो उसे कितने खर्च करने पड़ते पैसे, तो आप कहते सर 700 रुपये एक के लगते हैं। तो आप कहते सर 700 रुपये एक के लगते हैं, तो 700 गुणा 4 यानी 2800 रुपये की तो साड़ी खरीद लेती। अब बच गए कितने, 1000, और 1000 रुपये में वो 2 सैंडल खरीद लेती, क्योंकि हर एक सैंडल का कितना रुपये था, 500। अब यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं होगा, 500 लगेगा सैंडल का और 700 लगेगा साड़ी का। तो ये बात बैठ सकती है। लेकिन अगर वो 2 साड़ी खरीद के लाती, तो आप कहते सर 2 साड़ी अगर वो खरीद के लाती, तो आप ये कहते तो 2 के रुपए कितने हो गए, 1400, और यहाँ पे बच गए कितने, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बच गए 2400। अब 2400 रुपये में आप 3 सैंडल तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि 3 सैंडल खरीद नहीं सकते, 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं खरीद सकते, क्योंकि 5 खरीदते तो 2500 रुपये लगता, 4 खरीदते तो 2000 रुपये लगता, 400 बच गए, बचना एक भी रुपया नहीं चाहिए। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आपको ऑप्शन ए ही प्राप्त होगा, क्योंकि ए ही से आप ये दोनों चीजें जो हैं इस रेट में खरीद सकते हो। इतना नहीं आपको इक्वेशन बनानी है, करनी नहीं, ऑप्शन से जाना है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। तो 15 क्वेश्चन कहता है कि जिस तरीके से 44 रिलेटेड है 408 से, वैसे ही कौन सी चीज किससे रिलेटेड है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये आपकी सादृश्यता से प्रश्न लिया गया है। और 44 और 408 का अगर रिलेशन देखा जाए तो वो रिलेशन क्या क्या हो सकता है। वो रिलेशन हो सकता है 44 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 440 आएगा, और 440 में से क्या घटा दो आप, 32 घटा दो, तो आपको 408 मिल जाएगा। अगर ऐसा ही कंसेप्ट होता तो आगे भी ये लागू होता, लेकिन आगे आप देखोगे जैसे ही 77 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो -32 करने पर आपकी ये चीज नहीं प्राप्त होगी, और ना ही -30, क्योंकि 32 यहाँ पे माइनस किया था तो यहाँ पे भी 32 माइनस होना चाहिए था, तो इस लॉजिक से आपका आंसर नहीं आएगा। अब और क्या बात हो सकती है, तो बेटा देखो जरूरी नहीं है कि वो 10 से मल्टीप्लाई करे, किसी और संख्या से भी मल्टीप्लाई करके ला सकता है। अगर बात करें 44 और 408 की, तो एक रिलेशन और बनता है कि आप 44 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो आपको मिल जाता है कितना, 9 चौक 36, 3, 9 चौक 36 और 3 39। अब इसमें 408 तक पहुंचने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे, 12। क्लियर है? तो सीधी सिंपल सी बात है कि आप इस लॉजिक को अगर लेके चलोगे और इनमें अप्लाई करोगे तो कौन सा आंसर आपके लिए बैठता है, ये चेक करना है। तो देखो, अब एक बच्चा तो होगा वो सारे में क्या करेगा, गुणा करके ये देखेगा। मैं आपको लार्ज डिजिट वाला कंसेप्ट वापस से एक बार याद दिलाता हूँ कि लार्ज डिजिट का यूज कैसे करें। अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करते तो आपको लार्ज डिजिट 8 और इसकी लार्ज डिजिट 2, यानी लार्ज डिजिट कितनी आती, 1 आती, जबकि यहाँ पे 0 आ रही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? सेम यहाँ पे लगाएंगे, गुणा 9 करेंगे तो 9 7 63 का 3, और प्लस कितना करेंगे, लार्ज डिजिट 2, तो लार्ज डिजिट 5 आनी चाहिए, तो ये आंसर हो सकता है, बाद में चेक करेंगे। ठीक यही लार्ज डिजिट यहाँ पे लगाते हैं, तो आप कहोगे सर लार्ज डिजिट यहाँ पे लगाओ तो 9 या 27 का 7, और प्लस का कितना करेंगे 2, तो लार्ज डिजिट 9 आनी चाहिए, तो आ रही है, तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे अगर देखो तो 9, ठीक है, और प्लस कितना करना है 2, तो लार्ज डिजिट 1 आनी चाहिए, यहाँ पे 9 आ रही, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता।
अब आपके पास दो चीजें बच गई है, एक चीज चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चेक कराऊं तो 53 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 तियां 27, 2 9 पंजे 45 और 2 47। अब इसमें 12 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 489 मिला। बेटा यहीं पे अपना आंसर आ गया, उसको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये गलत होता तो वो आंसर हो जाता, उसको भी चेक नहीं करते। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया सी। और लॉजिक क्या लगेगा कि जो नंबर दिया गया है उसको 9 से मल्टीप्लाई करो और इसमें कितना ऐड कर दो, 12, तो आपका आंसर आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। तो फिर से आपको एक विषम छांटना है, लेकिन इस बार अल्फाबेटिक आपको ओड वन आउट निकालना है। तो अल्फाबेटिक ओड वन आउट निकालना बहुत आसान है। कैसे अल्फाबेटिक ओड वन आउट कैसे निकालेंगे, आपको क्रमांक लिखने हैं सिर्फ। अगर मैं इसके क्रमांक लिखूंगा तो 3, जी का 7 और एफ का कितना 6। अगर यहाँ पे अगर बात करूं तो क्यू का 17, टी का 20 और पी का 16। यहाँ पे बात करें तो डी का 4 और जी का 7 और सी का 3। और यहाँ पे बात करें तो एम का 13, पी का 16 और एल का 12। ठीक है, अब अगर लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर मेरे को +4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे -1 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बात करें तो +3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे +4 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मेरे को +4 और +3 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, +4 और +3। कह सकता हूँ कि सी, डी और बी एक ही कंसेप्ट से चल रहे हैं, जबकि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे +4 और एक -1 चल रहा है। तो इसका आंसर हो गया ए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। तो आपको एक सीरीज दी है और एक सीरीज में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से आएगा। इस सीरीज को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में करोगे। कौन सी सीरीज है ये, किस इस सीरीज का क्या नाम है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर आपको क्या करना होता है, या तो ऑप्शन से जाना होता है या फिर क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं। अगर मैं इनका टोटल काउंटिंग करूं तो मुझे कितना मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 24 अगर टोटल चीजें हैं तो ग्रुप कितने का बन सकता है, 3 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 6 का बन सकता है और 8 का बन सकता है। ग्रुपिंग कैसे करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा ग्रुपिंग करना चाहिए। आप ऑप्शन को अगर गौर से देखोगे, ऑप्शन को गौर से देखोगे तो आपको रिपीटेशन दिखाई देता है, और रिपीटेशन दिखाई दे रहा है लेकिन एक लंबे अंतराल पे, लंबे अंतराल पे, 3 3 के अंतराल पे वो रिपीटेशन नहीं दिख रहा है। तो आप ये मान के चलना या तो ये 6 का पेयर बनेगा या कितने का बनेगा, 8 का बनेगा। अगर मैं 8 का पेयर बना, क्योंकि मैं अब बड़े से जाऊंगा, अब छोटे से नहीं जाऊंगा। छोटे में मुझे रिपीटेशन देता तो मैं छोटे से जाता, अब मैं बड़े से जाऊंगा क्योंकि मुझे बड़ी चीजों में रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। अब तो मैं ग्रुप 8 8 के बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तीसरा ग्रुप हो गया। अब अगर मैं इसमें चीजें फिल करना चाहूँ तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे आई के है तो हो सकता है यहाँ पे भी आई आया हो, यहाँ पे भी क्या आया हो, आई, और आगे भी क्या आया हो, आई। ठीक है, और लास्ट में आपको के दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ सकता है, के। और सेम चीजें आप देखो तो आई के, आई आई एम और के आई एम, यहाँ पे एक एम और आएगा और बाद में क्या आएगा, के। तो सेम ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे भी शायद ऐसा ही काम होना है। क्यों ना ऑप्शन चेक कर लिया जाए। अगर पहले बात करूं तो आई आएगा, फिर दोबारा आई आएगा, तीसरा भी आई आएगा, 3 आई लगातार आएंगे जो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो यही आपका आंसर होगा। आप इसे पूरा कर लेना, क्योंकि मैंने जो आपको बार बार बताया ऑप्शन का यूज बड़ा ही शानदार होता है। 5 5 सेकेंड भी अगर बचाते हैं तो बहुत समय आपका बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 18 की ओर, जहां पर आपको बोला है एक ब्लड रिलेशन का दिया गया है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी की माँ है तो डायग्राम बनाते हुए चलेंगे कि ए जो है वो किसकी माँ है, तो आपने बोला सर बी की। उसके बाद क्या बोला, एक्स वाई का पिता है, अभी यहाँ से नहीं जुड़ रहा है तो बाद में जोड़ेंगे, एच जे का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, बी एल की बहन है। बी किसकी बहन है, एल की। अब यहाँ जोड़ा, यहाँ आके अपन ने शुरुआत की दोबारा से, बी एल की बहन है और जे ए का पति है। जे ए का क्या है, पति, तो जे ए का क्या बना दो, पति।
इसके बाद इसने, अब आगे चलो, ए बी की माँ है अपन ने बना दिया, एक्स वाई का पिता है, एक्स किसका पिता है, वाई, अभी ये लाइन नहीं आई है, बाद में देखें। एच जे का भाई है, एच जे का भाई है, कैसे बनाएंगे, तो एच जो है, एच जे का भाई, इस तरीके से, भाई ये तो बराबर में आएगा, तो एच जे का भाई, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद एल वाई के पिता का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है, तो वाई, वाई का पिता, उसका भाई कौन है, एल, हो गया ना। एल वाई, एल वाई के पिता का भाई है, और बी एल की बहन है, बी किसकी बहन है, एल की बहन। इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या पूछा है, जे का वाई से क्या रिश्ता है, यानी जे का वाई से क्या रिश्ता है, जे क्या लगता है वाई का। तो अपने आप को रखो, ये मैं, ये मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरी बुआ, ये मेरी दादी हो गई, क्योंकि बुआ की माँ दादी, और ये दादी के पति यानी हो गए कौन, दादा। तो बेसिकली वाई के कौन हो गए, जे, दादा हो गए। अपने आप को रख लो, आप अच्छे से आसानी से ब्लड रिलेशन की ओर पहुंच जाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, जो कि आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपको क्या करना है वो सुनो। अगर इससे आपको देखना है कि कौन सा आकृति आएगी, तो इसने सबसे लास्ट में जो की ये फोल्डिंग की है, तो सबसे पहले ये अनफोल्डिंग होगी, और आपका मिरर लगेगा यहाँ, और यहाँ मिरर लगेगा तो ये सर्किल यहाँ दिखाई देगा, और ये भी आपको यहाँ दिखाई देगा, ट्राइंगल। और फिर एक मिरर और लगेगा, क्योंकि अभी तो ये आधा खुला, तो एक मिरर इधर, यहाँ पे भी ट्राइंगल आएगा कुछ ऐसा ही, ठीक है। और ये की ये चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी इस रो में। तो ऐसी चीजें आपको कहाँ दिखाई दे रही है कि एक रो इधर और एक रो इधर। तो देखो ए में बी में तो अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे आंसर गलत, लेकिन इसको देखो सी और डी को, ये आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब बात आती है कि ए और बी में से क्या होगा। ए और बी में से अगर बात करें, तो आपको पता है कि ट्राइंगल की ये पोजीशन देखो यहाँ पर, तो ये कॉर्नर नहीं आएगा, ये ठीक ठीक ऐसा ही एक लाइन इस साइड इस वाले ट्राइंगल का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी होगा, इसका आंसर करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, जिसमें आपको बोला है कि जो रिश्ता पेपर का पल्प के साथ है, वैसा ही रिश्ता किसका किसके साथ है, यानी जो रिलेशन आपका पेपर और पल्प में दिखाई दे रहा है। तो बेटा देखो, पेपर और पल्प में क्या रिश्ता है, सुनना मेरी बात। कागज और लुगदी में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, सॉरी। देखो, जितने भी कागज है उसका जो रॉ मटेरियल होता है, क्या, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे वो चीज बनी होती है। तो कागज बेसिकली लुगदी से बनता है, यानी बेसिकली पल्प से बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये जो चीज दी है उसका रॉ मटेरियल आपको देखना है। क्या नाशपाती फल से बनती है, तो नाशपाती तो एक फल है, फल से नाशपाती थोड़ी बनती है, नाशपाती का रॉ मटेरियल तो फल नहीं है, ये नहीं हो सकता। सड़क किससे बनती है, कंक्रीट से, सीमेंट से, इससे बनती है, लेटेक्स से नहीं। लेटेक्स क्या होता है बेटा, लेटेक्स होता है रबर, जिससे बनता है रबर, एक वाइटिस, एक आपका लिक्विड टाइप का होता है ये लेटेक्स, लेकिन रोड उससे नहीं बनती है, तो ये भी आपका नहीं होगा आंसर। अब अगर बात करें, क्या पंखा ब्लेड से बनता है क्या, पंखा का रॉ मटेरियल ब्लेड नहीं हो सकता। क्लियर है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जिससे उस चीज का निर्माण हुआ है, जैसे पंखा को कह सकते हैं लो वगैरह से निर्माण हो सकता है या उससे, लेकिन ब्लेड से, उसका ब्लेड पंखे में होती है, इसका रॉ मटेरियल नहीं हो सकता। अब ऐसे अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास बच गया लिनन और पटसन। मैं आपको बताता हूँ, फ्लेक्स जो होता है, यानी पटसन जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। फ्लेक्स जो होता है आपका एक, जहां से लिनन बनाया जाता है, यानी एक स्टीम होता है, ठीक है। लिनन एक कपड़ा जो आप पहनते हो, बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया महंगा मिलता है थोड़ा सा, जो लिनन लिनन जो है वो पहनना पसंद करते हैं, उनको अच्छे से पता है कि लिनन एक फैब्रिक है, ठीक है, जिसको किससे प्राप्त किया जाता है, फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है। तो इसका लो मटेरियल बिल्कुल लिनन का क्या है, फ्लेक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे, जहां पर आपको 21 में कहता है साइलो, एक सिलोलिज्म आपको बनाना है, यानी वेन डायग्राम बनाना है, और आपको कंक्लूजन निकालना है। चलो बनाते हैं। इसने कहा कि नो बटर इज जैम, तो नो बटर इज जैम का आपका वेन डायग्राम हो गया ये, ठीक है। नो बटर इज जैम। बनाना इज बटर, इसको ध्यान से देखें, बनाना इज बटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑल बनाना इज ए बटर।
हालांकि आर आना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। बनाना बटर मतलब ऑल बनाना आर बटर, यानी बनाना जो है वो बटर के अंदर ही होगा। ठीक है, ये बनाना। अब उसके क्या बोला, कंक्लूजन की बात करें कि बनाना इज नॉट ए जैम, बनाना इज नॉट ए जैम, बनाना इज नॉट ए जैम। बिल्कुल, जब बटर आपका जैम नहीं है तो बनाना भी क्या नहीं होगा, जैम नहीं होगा, यानी पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है बनाना मे और मे नॉट बी ए जैम, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी बात है कि नहीं। वेन डायग्राम साफ साफ कह रहा है कि कोई भी बनाना क्या नहीं है, जेम नहीं है। तो जो चीजें 100% एक्यूरेट होती है उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो आपका ये वाला बात गलत होगा, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका एक नॉन वर्बल सीरीज से लिया गया है। ठीक है, क्या आपका आंसर आएगा ये आपको देखना है। तो देखो, अगर बात करें इसके रोटेशन की, तो ये जो रोटेशन है वो 180 मेरे को यहाँ दिखाई दिया, क्लियर है। लेकिन आगे जो है वो 180 दिखाई ना दिया, आपको 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दिया, 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे इसकी भी बात करें तो यहाँ पे इसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर लिया है तो अब इसका अपोजिट लेगा। कहने का मतलब एक रोटेशन 180 और एक रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब यहाँ पे यहाँ पर आए तो इसका 180 तो मेरे को दिख गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो है इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री करना है, तो मुझे ये चीज ऐसी दिखाई देगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ 180 हो गया, या 90 हो गया, अब 180 होगा, तो यानी इन दोनों का फेस एक दूसरे से दूर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया, सी। इसके आगे पीएचडी आपको नहीं करनी होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 22 जिसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे, जो कि आपको सिंपली एक कैलकुलेशन करनी है बोर्ड मास के थ्रू, और साथ ही साथ जो इसने चीज चेंज की है उसको रखना है। तो देखो क्या दिया है इसने, इसने दिया है 21 इंटू 17। तो बेटा देखो, इंटू की जगह क्या है, घटाना, घटाना, गुणा का अर्थ क्या है, घटाना, तो ये माइनस का सेम। माइनस की जगह क्या दिया है, तो माइनस का अर्थ से है जोड़ना, तो यहाँ पे आ गया जोड़ 3। डिवाइड की जगह क्या दिया है, तो इसने कहा है कि डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, यानी ये होगा मल्टीप्लाई। प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा, वापस से देखो तो प्लस की जगह आएगा डिवाइड 3, और माइनस की जगह क्या आएगा देखना, तो माइनस से अर्थ है जोड़ना, यानी प्लस 2 ब्रैकेट 1, और डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई यानी इंटू 2। जो चीजें बोली अपन ने कर दी, जो चीजें चेंज करने के लिए बोला कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6। और ये ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हो, सिर्फ लार्ज ब्रैकेट बोलते हो। डिवाइड, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5। क्लियर है। अच्छा, ये जो ये यहाँ पे है, ठीक है, और इंटू 2 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 10, और 10 डिवाइड बाई 5 और गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ से 2 आएगा, गुणा 2 कर कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ जोड़ बाकी का। क्वेश्चन नंबर 23 ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। एक आसान नंबर सीरीज, आसान उस बच्चे के लिए जिसको क्यूब याद है। देखो बेटा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो यहाँ क्या आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, ज्यादा समय अब इसमें देने वाला नहीं हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो कहता है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि BURMUD को RKHCKT लिखा जाता है तो ANGLE को क्या लिखा जाएगा। तो क्रमांक लिखो सीधा, सबसे पहला काम तो B का 2, U का 21, R का 18, M का 13, U का 21 और D का 4। और अब इनके क्रमांक लिख दो, तो ये आ गया 18, 11, 8, 3, 11, 20। अगर आपको क्रमांक याद नहीं है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि आपको क्रमांक याद करवा देगी, और आपको ये क्रमांक याद करने ही होंगे। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, देखो बेटा मेरे को यहाँ तो चीजें आसानी से दिख रही है कि -10, -10,
-10 -10। ठीक है, तो यहाँ पे भी -10 ही हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है बेटा। इस 2 को अगर आप 28 पढ़ोगे तो आपको -10 दिखाई देगा, क्योंकि बी 2 तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है 28 भी होता है। और ठीक यहाँ पर भी वही काम है कि अगर मैं इसमें 26 ऐड करके 30 पढ़ूंगा तो मुझे -10 दिखाई देगा। तो फॉरवर्ड कोडिंग है -10 -10 -10 की। बस बात समझ में आ गई तो बस इस पे लागू कर देते हैं। एक में से -10 नहीं हो सकता, तो ए को 1 ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूँ 27। एन को मैं लिख रहा हूँ 14। जी 7 में से 10 माइनस नहीं होगा, तो 7 ऐड करूंगा 26 में तो मुझे 33 मिलेगा। इसी तरीके से एल का 12 और ई का 5, मतलब 10 माइनस नहीं हो सकता, तो 26 + 5 31। ये करने के बाद मैंने -10 -10 -10 कर देना है और आप देखोगे कि आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू, यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा डब्लू, यहाँ पे आ जाएगा क्या बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 का यू। तो क्यू डी बी डब्लू बी यू, क्यू डी डब्लू बी यू, ऑप्शन नंबर बी। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, और जो प्रश्न आपको लगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स भी जरूर बनाना है। जय हिंद, जय भारत।